पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी ऑब्जेक्ट है ये चाहता है कि अपने पोजीशन को क्या करना, बनाए रखना। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो चाहता है कि हमेशा रेस्ट में रहें, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो चाहता है कि हमेशा मोशन में रहें, जब तक हम क्या करें, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। क्लियर? चलिए लिख लीजिएगा इसको कि एवरी ऑब्जेक्ट wants to gain its original position while any external force अप्लाइड ऑन इट, जब तक हम क्या करें, इस पे कोई बाहरी बल ना लगा दे, तब तक ये क्या रहेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा। यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। क्लियर? चलिए अब हम जान लेते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी गिव्स फोर्स, ये हमें क्या देता है, फोर्स देता है। क्लियर? चलिए थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको अच्छे से। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स, ठीक है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है और उसका टाइमिंग थोड़ा सा यहाँ कट कर लेना, ठीक है, छोड़ दो। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर एफ। डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी। क्लियर? चलिए पी फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी, और पी इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू यू बाई टी। एम दोनों में क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्लियर? और ये वी माइनस यू बाई टी। क्लियर? ये वी माइनस यू बाई टी क्या होता है, ये, यानी ये क्या हो जाएगा, एम इंटू ये, और ये एम इंटू ये क्या होता है, यही फोर्स होता है। क्या होता है, यही फोर्स। ठीक, थोड़ा इसका एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक, कि यदि आप लोग जंप करते हैं, ठीक है, जंप करते हैं तो जो जंपिंग वाला झूला होता है, कभी देखे उस पर जंप किए हैं, कितना भी ऊपर से जंप करेंगे तो क्या होता है, चोट नहीं लगता है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जंपिंग वाला झूला है, कोई एक बच्चा है, ठीक है, जब कूदता है तो इससे जब टच करता है और जब तक कुछ देर तक ये कहां जाता है, नीचे जाता है, इसके बीच में क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम लगेगा और चोट लगने की संभावना समाप्त हो जाएगी। छत पर से कूदते हैं हम लोग, छत पर से कूदे चाहे कूदने के दौरान जैसे कूद क्या करते हैं, बैठते हैं, तो जब छत से टच करते हैं आप, पैर हमारा जमीन से टच करता है। क्लियर? उसके बाद से हम लोग कुछ देर लगता है बैठने में, तो जो बैठने में टाइम लगता है वो क्या कर देता है, फोर्स को कम कर देता है और हमें चोट कम लगता है। क्रिकेट में भी देखे होंगे, जो कीपर होता है बॉल को पकड़ के क्या करता है, कुछ पीछे तक खींचता है। जब से वो बॉल टच करता है और जब तक क्या करता है, पीछे तक खींचता है, इस बीच में टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, रेट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और फोर्स कम लगता है। क्लियर? चलिए थर्ड लॉ जानते हैं। थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। थर्ड लॉ ये कहता है कि आप कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लगाते हैं तो जितना फोर्स लगाते हैं वो उतना ही और उसी के बराबर उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाता है। यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? जैसे
एग्जाम्पल ले ले इसका। मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, जब किसी बॉल को हम दीवार पे मारते हैं तो बॉल क्या करता है, उस दीवार पे फोर्स लगाता है, दीवार भी उस बॉल पे उतना ही और उसी के बराबर फोर्स लगाता है, जिस कारण से हमारा बॉल जो होता है कम बैक हो जाता है और अपने पास आ जाता है। क्लियर। हम लोग चलते हैं तो क्या करते हैं, जमीन पे अपना वो पैर से जमीन को दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जमीन पे क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ से धक्का मारता है, फिर इजीली हम लोग क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। क्लियर। यानी इसमें लिख लेते हैं कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड इट्स अपोजिट रिएक्शन। क्लियर। तो ये था न्यूटन का तीनों नियम।